तो जो मिशो पेरो स्टीम वेलोसिपीड थी जो 1867 और 1871 के बीच बनी थी, वो मोटरसाइकिल हिस्ट्री में एक खास जगह रखती है। हालांकि ये पक्की पहली मोटरसाइकिल थी या नहीं, इस पर तो देखो बहस चलती रहती है, पर यह बात तो पक्की है कि ये एक पायोनियरिंग कोशिश थी। इस मशीन में पेर्रो का डिजाइन किया हुआ सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन लगा था जो अल्कोहल से चलता था, और ये मिशो फ्रेम की सीट के नीचे लगा था। ये इंजन 2 बेल्ट से पिछले पहिए को चलाता था। ये काफी भारी मशीन थी और इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही थी, शायद 9 से 15 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेती होगी। इसकी इंपॉर्टेंस इसकी स्पीड या कमर्शियल सक्सेस में नहीं थी, बल्कि इस हिम्मत वाले काम में थी कि 1-2 पहियों वाली गाड़ी में मैकेनिकल पावर जोड़ा गया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने पूरी दुनिया में और इनोवेशन की आग लगा दी। ये मशीन खुद उस जमाने की इंजीन्यूटी का सबूत थी। इसमें उस टाइम की बाइसिकल टेक्नोलॉजी और सबसे चलने वाले पावर सोर्स को मिलाया गया था। इसका बॉयलर और बर्नर स्टीम इंजन के हिसाब से तो कम्पैक्ट थे, पर फिर भी काफी जगह घेरते थे और भारीपन बढ़ाते थे। स्टीयरिंग अगले पहिए से होती थी, जैसे नॉर्मल वेलोसिपीड में होती है, पर इंजन की पावर को संभालते हुए गाड़ी चलाना किसी भी राइडर के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो ये जो मिशो पेरो स्टीम वेलोसिपीड थी ना, वो प्रैक्टिकल ट्रांसपोर्ट से ज्यादा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट थी। इसने ये दिखा दिया कि खुद से चलने वाली 2 पहियों की गाड़ी बन सकती है, और इससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिली कि वो ज्यादा एफिशिएंसी और यूजेबिलिटी के लिए अलग अलग पावर सोर्सेज और डिजाइन्स ट्राई करें। जब स्टीम पावर पर काम चल ही रहा था, तभी एक और उससे भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी सामने आ रही थी, इंटरनल कंबस्शन इंजन। जर्मनी में गॉटलिब डेमलर और विल्हेल्म मेयबach छोटे और तेज चलने वाले इंटरनल कंबस्शन इंजन बनाने में सबसे आगे थे। 1885 में उन्होंने वो चीज बनाई जिसे ज्यादातर लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल मानते हैं, द डेमलर रेट वागन, या कह लो राइडिंग कार। ये आज के ज़माने की मोटरसाइकिल जैसी नहीं थी, क्योंकि इसमें 2 मेन पहिए थे और स्टेबिलिटी के लिए 2 छोटे साइड वाले पहिए भी थे, जिन्हें आउटरिगर व्हील्स कहते हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो ये 4 पहियों वाली गाड़ी बन गई, पर बैठने का तरीका मोटरसाइकिल जैसा था। रेट वागन का इंजन एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड यूनिट था जो पेट्रोलियम पर चलता था। ये उतनी ही पावर वाले स्टीम इंजन से काफी हल्का और संभालने में आसान था। इसका फ्रेम लकड़ी का बना था और पहियों पर आयरन बैंड्स थे। डेमलर का रेट वागन बनाने का मेन मकसद मोटरसाइकिल बनाना नहीं था, बल्कि अपने नए इंजन डिजाइन को टेस्ट करना था और ये साबित करना था कि वो गाड़ियों को चलाने के काम आ सकता है। भले ही इसका डिजाइन थोड़ा पुराना सा था और इसमें स्टेबलाइजर व्हील्स लगे थे, फिर भी रेट वैगन एक बहुत बड़ा कदम था। इसने इंटरनल कंबस्शन इंजन की पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में छुपी ताकत को सक्सेसफुली दिखा दिया। एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने आगे चलकर मोटरसाइकिल का फ्यूचर तय किया। डेमलर और दूसरों की पायोनियरिंग कोशिशों के बाद 19वीं सदी के आखिर में कमर्शियली वायबल मोटरसाइकिल बनाने के लिए काफी हलचल मची। इंटरनल कंबस्शन इंजन सबसे प्रॉमिसिंग पावर सोर्स साबित हो रहा था। यूरोप भर में कई इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स ऐसे डिजाइन्स पर काम कर रहे थे जिन्हें रिलायबली प्रोड्यूस किया जा सके और पब्लिक को बेचा जा सके। चैलेंज ये था कि इंजन, ट्रांसमिशन और फ्रेम को एक साथ जोड़कर एक कोहिसिव और फंक्शनल यूनिट बनाया जाए जो ऑपरेट करने और मेंटेन करने में भी आसान हो। ये दौर वन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मशीन्स से एक जेन्युइन इंडस्ट्री की शुरुआत का ट्रांजिशन था। इस ट्रांजिशन में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था हिल्डेब्रांड एंड वोल्फ-म्यूलर मोटरसाइकिल, जो जर्मनी में 1894 में पेटेंट हुआ था। इस मशीन को वाइडली पहली सीरीज प्रोडक्शन मोटरसाइकिल माना जाता है और ये पहली गाड़ी थी जिसे साफ तौर पर मोटरसाइकिल कहा गया, जर्मन में मोटररैड। इसे हाइनरिक और विल्हेल्म हिल्डेब्रांड और आलोइस वोल्फ-म्यूलर ने डिजाइन किया था और इसमें वाटर कूल्ड 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था। पहले के डिजाइन्स में जहां इंजन्स अक्सर बाइसिकल कंपोनेंट से अडेप्ट किए जाते थे, हिल्डेब्रांड एंड वोल्फ-म्यूलर को शुरू से ही एक मोटराइज्ड 2 व्हीलर के तौर पर इंजीनियर किया गया था, जो इसके डेवलपमेंट में एक क्रूशियल फर्क था। हिल्डेब्रांड एंड वोल्फ-म्यूलर का इंजन एक पैरेलल ट्विन था, जिसके सिलेंडर्स हॉरिजॉन्टली लगे होते थे। कनेक्टिंग रॉड्स सीधे रियर व्हील को चलाते थे, बिल्कुल स्टीम लोकोमोटिव की तरह, जिसमें कोई क्लच या गियर बॉक्स नहीं था। इस डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम का मतलब था कि मशीन को स्टार्ट करने के लिए जोरदार धक्का लगाना पड़ता था। एक बार चालू हो जाने पर राइडर के पैर प्लेटफॉर्म्स पर टिके रहते थे।
इसमें एक डिस्टिंक्टिव वाटर टैंक था जो रियर मडगार्ड का भी काम करता था। ये डिजाइन इंटीग्रेशन का एक क्लेवर नमूना था। उस जमाने के इनोवेटिव फीचर्स के बावजूद मशीन की अपनी लिमिटेशंस थीं, जैसे कि मुश्किल स्टार्टिंग प्रोसीजर और क्लच का ना होना, जिससे ट्रैफिक में रुकना और चलना काफी मुश्किल हो जाता था। इन ऑपरेशनल क्वर्क्स के बावजूद कई 100 हिल्डेब्रांड एंड वुल्फ मिलर मोटरसाइकिल्स बनाई गईं, जर्मनी में भी और फ्रांस में लाइसेंस के तहत भी। ये पहली बार था जब कोई मोटरसाइकिल इतनी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस हुई और पब्लिक के लिए मार्केट की गई। ये ट्रांसपोर्ट का एक नया जरिया स्थापित करने की एक ब्रेव कोशिश थी। हालांकि कंपनी को आखिर में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, बेहतर डिजाइन से कंपटीशन और शायद मशीन की अपनी कमियों की वजह से। हिल्डेब्रांड एंड वुल्फ मिलर की असली लेगेसी सीरीज प्रोडक्शन में उसके पायोनियरिंग रोल में है। इसने दिखाया कि मोटरसाइकिल्स के लिए एक पोटेंशियल मार्केट था और इसने और ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली मशीन्स की तरफ डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। सेक्शन 8 कॉन्फ्लिक्ट और इनोवेशन, वर्ल्ड वॉर 2 में मोटरसाइकिल। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब तक मोटरसाइकिल दुनिया भर की मिलिट्री फोर्सेस का एक जाना माना और जरूरी हिस्सा बन चुकी थी। ग्रेट वॉर से जो सबक सीखे थे वो सब समझ लिए गए थे और पिछले 2 दशकों में मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी भी काफी आगे बढ़ चुकी थी। इंजन्स ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद हो गए थे, ट्रांसमिशन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए थे और सस्पेंशन सिस्टम्स ने राइडर के कंफर्ट और कंट्रोल को बेहतर बना दिया था। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 में मोटरसाइकिल्स ने और भी ज्यादा अलग अलग और जरूरी रोल निभाए। सभी बड़े लड़ने वाले देशों ने इन्हें कई तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस हाईली मैकेनाइज्ड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में उनकी पक्की मिलिट्री वैल्यू साबित हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में मोटरसाइकिलें फिर से रिकॉनेसेंस, डिस्पैच ड्यूटीज और मिलिट्री पुलिस के काम के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन उनके एप्लीकेशंस और भी बढ़ गए। कुछ खास तरह के वर्जन्स भी डेवलप किए गए, जैसे कि साइड कार वाली बाइक्स जिन पर हेवी मशीन गन्स या हल्की एंटी टैंक वेपन्स भी लगाई जा सकती थी। पैराट्रूपर्स को कभी कभी लाइट वेट फोल्डेबल मोटरसाइकिल्स के साथ ड्रॉप किया जाता था ताकि लैंडिंग के बाद उन्हें मोबिलिटी मिल सके। जर्मन मिलिट्री ने खास तौर पर मोटरसाइकिल्स और साइड कार कॉम्बिनेशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, जैसे कि रोबस्ट BMW R75 और ज़ंडाप के 750, जो ईस्टर्न फ्रंट और नॉर्थ अफ्रीका के मुश्किल हालातों के लिए डिजाइन की गई थी। इन मशीनों में अक्सर ड्रिवन साइड कार व्हील्स होते थे ताकि ऑन ऑफ रोड कैपेबिलिटी बेहतर हो सके। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स, खासकर हार्ले डेविडसन और इंडियन, ने भी एलाइड वॉर एफर्ट में मैसिवली कंट्रीब्यूट किया। हार्ले डेविडसन ने अपने WLA मॉडल की बहुत बड़ी संख्या में प्रोडक्शन की, जो एक रगेड और भरोसेमंद 45 क्यूबिक इंच V-twin थी, और ये सभी वॉर थिएटर्स में एलाइड फोर्सेस के साथ एक आइकॉनिक नजारा बन गई। इंडियन ने अपना मॉडल 741 और दूसरे वेरिएंट्स सप्लाई किए। ये मोटरसाइकिलें लैंड लीज प्रोग्राम के तहत ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और दूसरे एलाइड नेशंस को शिप की गई। मोटरसाइकिल्स की इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट ने उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को साबित किया। मिलिट्री सर्विस की डिमांड्स ने इनोवेशन को बढ़ावा देना जारी रखा, खासकर ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस में आसानी और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में परफॉर्मेंस के मामले में। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ही बहुत सारी सरप्लस मोटरसाइकिल सिविलियन मार्केट में आ गई। इससे ऐसे सर्विसमैन की एक और जनरेशन घर लौटी जो इन मशीनों को चलाने और मेंटेन करने में स्किल्ड थे। इसने पोस्ट वॉर एरा में मोटरसाइकिल कल्चर की ग्रोथ को और बढ़ावा दिया। जंग के दबाव में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, जैसे कि इम्प्रूव्ड मेटलर्जी, ज़्यादा एफिशिएंट इंजन डिज़ाइंस और बेहतर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इनसे सिविलियन मोटरसाइकिल प्रोडक्शन को फायदा हुआ। जंग ने एक बार फिर एक भट्टी का काम किया जिसने ज़्यादा टफ, ज़्यादा कैपेबल मोटरसाइकिलें बनाई और उन राइडर्स की कम्युनिटी को बढ़ाया जो इनकी फ्रीडम और यूटिलिटी के यूनिक ब्लेंड को सराहते थे। सेक्शन 9 पोस्ट वॉर में मोटरसाइकिल्स की वापसी और जापानीज कंपनीज का उदय। वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद का टाइम मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के लिए रिबिल्डिंग और वापसी का था। यूरोप में यूके की ट्रायम्फ, BSA, नॉर्टन, जर्मनी की BMW और इटली की मोटो गुज्जी और ड्यूकाटी जैसी मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्योंकि लोगों को सस्ते ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत थी। रॉ मटेरियल्स अक्सर कम होते थे, लेकिन जुगाड़ से काम चल गया। मोटरसाइकिल्स कार्स के मुकाबले सस्ता ऑप्शन थी, जो अभी भी बहुत लोगों के लिए महंगी थी।
इस दौर में फेमस ब्रिटिश ट्विंस और फुर्तीली इटालियन सिंगल्स का जमाना आया। ऐसी मशीन्स जिन्होंने एक ऐसी जेनरेशन के स्पिरिट को पकड़ा जो लड़ाई और तंगी के सालों बाद आज़ादी और नए एक्सपीरियंसेस के लिए बेताब थी। अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स हार्ली डेविडसन और इंडियन, हालांकि इंडियन ने स्ट्रगल किया और आखिरकार 1953 में ओरिजिनल प्रोडक्शन बंद कर दिया। वो अपने सिग्नेचर हैवीवेट वी ट्विंस बनाते रहे, लेकिन ईस्ट में एक नई ताकत उभर रही थी, जापान। शुरू में होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी जैसे जापानीज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने छोटी काम चलाऊ मशीन्स बनाई, खासकर अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो वॉर से रिकवर कर रहा था। सोइचिरो होंडा ने फॉर एग्जांपल सरप्लस जनरेटर इंजन्स को बाइसिकल्स में फिट करके शुरुआत की। ये शुरुआती एफर्ट्स बेसिक रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने पर फोकस्ड थे, एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जिसे मोबिलिटी की सख्त जरूरत थी। टर्निंग पॉइंट तब आया लेट 1950s और अर्ली 1960s में, जब जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी मोटरसाइकिल्स ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वो इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग सोफिस्टिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन एफिशिएंसी का एक नया लेवल लेकर आए। होंडा ने खास तौर पर मार्केट में क्रांति ला दी अपनी वेल मेड, ऑयल टाइट और इजी टू राइड मोटरसाइकिल्स जैसे C100 सुपर कप के साथ, जो हिस्ट्री की बेस्ट सेलिंग मोटर व्हीकल बन गई। उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जैसे यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा ने मोटरसाइकिलिंग के बारे में लोगों की सोच बदलने में मदद की, इसे ज्यादा एक्सेसिबल और मेन स्ट्रीम बनाया और इसकी कभी कभी रिबेलियस इमेज से दूर किया। लेट 1960s और 1970s तक जापानीज मैन्युफैक्चरर्स कई मार्केट सेगमेंट्स में डोमिनेंट हो गए और अपनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, हाई परफॉर्मेंस और कंपेटिटिवली प्राइस मशीन्स के साथ एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स को चैलेंज करने लगे और अक्सर उनकी जगह ले ली। होंडा CB750 जैसे मॉडल्स ने अपने इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन और डिस्क ब्रेक के साथ नए स्टैंडर्ड सेट किए। इस जापानीज इन्वेजन ने पूरी इंडस्ट्री में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। मोटरसाइकिल्स बेसिक ट्रांसपोर्ट से इवॉल्व होकर सोफिस्टिकेटेड रिक्रिएशनल व्हीकल्स बन गईं, जिससे आज हम जो डाइवर्स रेंज ऑफ स्टाइल्स देखते हैं, स्पोर्ट बाइक्स और क्रूजर्स से लेकर डर्ट बाइक्स और टूरर्स तक, वो सब सामने आए और इसने ग्लोबल मोटरसाइकिल कल्चर को बहुत गहराई से शेप किया।